आप योग की अवस्था में नहीं आते। अच्छा। तो मैं तो कहना चाहूंगा अपने मन को नियंत्रित करें। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो आपको देखो निजात पाना है, कुछ तो आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो आपको अच्छी जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं इसकी बात करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आपका जो डायबिटीज का रोग है जल्द से जल्द समाप्त हो और आप पहले की तरह स्वस्थ जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संवर्धन हो और आप अपना जीवन आनंद पूर्वक जिए। हम तो यही चाहते हैं। थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। परहेज रखना पड़ेगा। जी हाँ, परहेज तो रखना। दूध और चाय में लोग आजकल शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाइयां डाल लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें? शुगर फ्री टैबलेट्स का, शुगर फ्री का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मधुमेह आरोग्य अमृत यूज करने से क्या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है? देखिए, मधुमेह आरोग्य अमृत एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका ना यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी बुरा असर पड़ता है, न छोड़ने पर। अच्छा। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, मधुमेह आरोग्य अमृत का जब आप सेवन करें उसके बाद आप समय समय पर चेकअप करवाते रहें और आपको पता चल जाएगा। हम तो यही कहेंगे और निश्चिंत रहिए, आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन कीजिए। चलिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन करें। डायबिटीज नामक बीमारी को आप खुद अगर चाहें तो खुद आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से बाहर निकलना, तो बिल्कुल भी आप देर न करें। आप मधुमेह आरोग्य अमृत फौरन से आप इसे ऑर्डर करें, देर मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा। हमें नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पर आचार्य जी लगातार डायबिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे खत्म हो। इस कारण हमने रोग मुक्ति अभियान, जैसे कि आपने बताया कि हमारी संस्था ने यहाँ पर शुरू किया है ताकि सब लोग इस रोग से बाहर निकल पाए। क्या कहेंगे आप इस संस्थान के बारे में? जी हाँ, संस्थान अपना प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी डायबिटीज का ना हो। हमारे संस्थान का लक्ष्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं, आपकी सेवा करना है। और हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके सहयोग के बिना इस संस्थान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और जो भी आपके सगे संबंधी या परिचित लोग डायबिटीज के रोगी हैं, आप उनको जरूर बताएं कि संस्थान क्या कार्य कर रहा है, डायबिटीज जैसे रोग को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा आज का सवाल है, क्या बढ़ती बेरोजगारी के लिए हमारे देश के नेता जिम्मेदार हैं? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेजें। अगर आपकी राय हाँ में है तो टाइप करें पोल स्पेस Y, और अगर ना है तो टाइप करें पोल स्पेस N और भेज दें 59090 पर। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनिक पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगार ट्यूबर का वादा डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान इन कुछ मसाले ऑफ इंडिया MTH.com। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमिक एडी विटामिन ऑयल एंड सोप, लकालो से सावधान, एडी विटामिन में ग्रोमिक देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लक्ष्मी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। आरपीओ चना मसाला। टाइल सॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट टावर सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्वत मेमोरियल सनबीम स्कूल, वाराणसी। सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। खास पेशकश पॉलिटिकल पारा में आपका स्वागत है। 2014 के आम चुनाव महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी का भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि कड़वी सच्चाई यह है कि शहरों तक में करीब 17% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। इस बार 8 करोड़ नए नौजवान मतदाता पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं। उन्हें नौकरी देने का वायदा हर पार्टी कर रही है, लेकिन रोड मैप लगता है किसी के पास नहीं। बड़ा सवाल यह, करोड़ों बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके देगा कौन? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। चुनाव का माहौल है, तमाम दावे और वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO का सर्वे सब पर भारी पड़ रहा है। NSSO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के हर 4 युवा में से एक बेरोजगार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन्हें रोजगार देगा कौन? बेरोजगारी का फूटने वाला है बम।
हर 4 शख्स में से 1 शख्स है बेरोजगार। शहरी हो या ग्रामीण इलाके, हर तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी। महज चंद दिन हैं और नई सरकार के लिए मतदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव में से एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसका जिक्र तो सभी कर रहे हैं, लेकिन समाधान की बात कोई नहीं कर रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है और साल दर साल बेरोजगारी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस चुनाव में 8 करोड़ नए मतदाता वोटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 15 से 29 साल के आयु वर्ग के युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी पर NSSO ने ताज़ा सर्वे के आंकड़े काफी भयावह हैं। अगर बात शहरी क्षेत्र की करें तो ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की शिक्षा हासिल करने वाले पुरुषों की बेरोजगारी दर बढ़कर 16.3% तक पहुंच गई है। शहरों में महिला बेरोजगारी की दर भी 23.4% है। ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा तो और भी बुरे संकेत दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की शिक्षा हासिल करने वाले पुरुषों की बेरोजगारी दर 19.3, जबकि महिला बेरोजगारी दर 29.6% है। डिप्लोमा हासिल करने वाले 12.5% शहरी पुरुष बेरोजगार हैं, तो महिलाओं में ये तादाद 17.3% है। इसी श्रेणी में ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर 19.1 और महिलाओं की 29.6% है। यानी अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर 4 में से 1 युवा बेरोजगार है। NSSO का ये सर्वे 2011-12 का है, लिहाजा ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। रोजगार की बात करें तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। समानता और महिला सशक्तिकरण की बात हर पार्टी कर रही है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि महिला बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा कृषि का काम छोड़कर सर्विस सेक्टर से जुड़ने लगे हैं, लेकिन बेहतर अवसर न मिलने के कारण ऐसे युवा मजदूर बनने को मजबूर हैं। NSSO के इस सर्वे के कई आंकड़ों को संवेदनशील मानते हुए सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ हो रहा है कि बेरोजगारी का विस्फोट कभी भी हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी में सबसे ज्यादा तादाद उन युवा युवतियों की है जो साक्षर नहीं है या फिर उनका शिक्षा का स्तर काफी कम है, और ऐसे नौजवान ज्यादा वक्त तक बेरोजगार नहीं रह सकते क्योंकि वो निम्न आय वर्ग में आते हैं। मजदूरी का काम करने वाले ज्यादातर युवा ग्रामीण इलाकों के SC, ST और ग्रामीण वर्ग से हैं। पार्टियां लाख दावे करें, लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि विकास दर इतनी नहीं है कि बेरोजगारों की बढ़ती संख्या पर काबू पाया जा सके। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल बड़ा है और लगातार बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है, नौकरियां बढ़ने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय कौल साहब, कांग्रेस नेता सलमान सोज साहब, मुनीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं जाने माने, ऋचा मिश्रा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी नेता, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले संजय कौल साहब आपके पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौल साहब, बीजेपी दावा कर रही है 8 करोड़ लोगों को जो कि नए मतदाता बने हैं उनको इस बार रोजगार देने का रोड मैप क्या है बीजेपी के पास? कौल साहब के पास आऊंगा। सोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोज साहब, 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने का कांग्रेस भी दावा कर रही है। बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा आने वाले 5 सालों में अगर यूपीए की सरकार बनती है, यह कहना है आपके मैनिफेस्टो का। इतने रोजगार आएंगे कहां से? देखिए, जो पहली बात यह है कि जो आपकी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो अखबारों में भी कुछ निकली है, ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मतलब जिस तरह से हमारे पास उतना डेटा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन चलिए मानिए जो डेटा है उसको लेते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है, जिसको कहते हैं कि जो लोग नौकरी करने के लिए तैयार हैं, वो ढूंढ रहे हैं, उनमें से कितनों को नौकरी नहीं मिलती, उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। उस लिहाज से अगर देखेंगे तो 2004 में 8.5% थी और आजकल 5% से कम है, यानी कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन है, कम है। यह आपको पहली बात ख्याल में रखनी चाहिए। दूसरी बात, टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। क्यों?
एज एन व्हाट परसेंटेज जो लेबर फोर्स है उसमें ज्यादा लोग क्यों नहीं? वो ये रीजन, उसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जो अब बच्चे आजकल हैं वो ज्यादा स्कूल जाते हैं। पहले ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे, अब एनरोलमेंट रेशियोज बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे मानिए 8वीं के बाद, कभी 6ठी के बाद या 10वीं के बाद लेबर फोर्स में आ जाते थे, वर्कर्स बनते थे, अब वो नहीं आते वैसे। तीसरी बात, जो सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन है, यानी कि 12वीं और उसके ऊपर BA, BSc वगैरह, उसके जो एनरोलमेंट रेशियोज है वो भी बहुत ऊपर है। उसका मतलब है वो भी ज्यादा अब मार्केट में। साहब, आपका ये कहने का मतलब है कि अब जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, बड़ी तादाद में लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, पहले सॉरी, आपने पूरी बात नहीं सुनी मेरी। बेरोजगारी की एक सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि जो नौकरी ढूंढ रहा है उनमें से कितनों को नौकरी नहीं मिल रही है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, आप BA में पढ़ रहे हैं दूसरे साल में, तो BA सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो आप नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, आप पढ़ाई ढूंढ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मार्केट में देर से आएंगे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं स्कूलों से गुजरते हुए, कॉलेज से और फिर आगे, उनके लिए रास्ता निकालना है, और वो उनकी तादाद बहुत बड़ी है। अभी वो पूरी तरह से मार्केट में नहीं आएंगे, यानी कि खतरा है, चलिए, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बात हमको पूरे दर्शकों को बतानी चाहिए पूरी तरह से। जी, संजय कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी। कौल साहब, भारतीय जनता पार्टी भी 8 करोड़ बेरोजगारों को इस बार अपने मैनिफेस्टो में जगह दे रही है। उनका कहना है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी और नौकरियां पैदा करेगी। रोडमैप क्या है सर इसका? योजना सीधी साफ है मेरे ख्याल से कि जब तक इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ, जो बढ़ोतरी इसमें होनी चाहिए, अगर वो इस तरह से डैम्पन रहेगी, जिस तरह से आप जो हालात बन चुके हैं कांग्रेस के पिछले 10 साल के इस राज में, तो जाहिर है ग्रोथ ना होने की वजह से अपॉर्चुनिटी खत्म होती जाती है। और हमारा सबसे बड़ा कहना और हमारा सबसे बड़ा काम जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग किसी तरह से इंडियन एंटरप्राइज और इंडियन बिजनेस में कॉन्फिडेंस दोबारा लाके और निवेश लाके बाहर से हो, और यहां के लोगों को अपने आप में कॉन्फिडेंस देकर इस सेक्टर को अगर हम सुधारते हैं तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स होती हैं कम होना शुरू हो जाती है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है वो ये रही है कि सेंटिमेंट इतना खराब हो गया है, और ये जो स्कैम्स और ये करप्शन और हमारी जो छवि इस तरह से खराब हुई है कि न विदेशी निवेश आता है, न यहाँ के लोग हमारे देश में अब निवेश कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति को सुधारने का सबसे बड़ा कदम रहेगा वो यही रहेगा कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोबारा जागृत हो, साफ सफाई और कानून का राज रहे, और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, नौकरियां अपने आप बढ़ती जाए। कौल साहब, बहुत संक्षेप में आपसे एक लाइन में आपका रिएक्शन चाहूंगा। जितना काम पिछली सरकार को करना चाहिए था उतना काम किया कि नहीं? कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं? जी जी जी। जाहिर है नहीं हुआ, वरना ये स्थिति कहां होती पैदा। और दूसरी बात यह भी तो है कि जो सरकार सुबह शाम एक स्कैम से दूसरे स्कैम तक जाती रही, जूझती रही, तो वो कहां पे उसको तवज्जो देगी इन बातों को। और फाइनली मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जॉब के साथ साथ और स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं रहेगा, यानी आपके पास नौकरी तो है लेकिन उस नौकरी में फिट होने के लिए कोई आदमी न मिले, ये मिसमैच जो है इसको भी सुधारना पड़ेगा। ये दोनों तरफा है, और बीजेपी की तरफ से हम इन दोनों चीजों को बहुत अहमियत देते हैं। सलमान सोह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोह साहब, यहां पर हमला बोला गया है सीधे सीधे सरकार पर कि सरकार की जो नीतियां थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है इस पूरे मसले पर। स्कैम हुए, दिन ब दिन स्कैम लगातार बढ़ते रहे, उसके कारण जो भ्रष्टाचार हुआ, देश का पैसा बर्बाद हुआ, उसके कारण ये हालात हो गए हैं। आपने स्किल डेवलपमेंट भी नहीं किया है यहां पर स्टूडेंट्स का, बिल्कुल नाकाम रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोल इस वक्त यही है कि वो किसी तरह से लोगों को ये गुमराह करे कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनाया, इन्होंने यहां पर उतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कराई जो हम 1 साल में करते हैं, उतनी पूरे एनडीए के टाइम में नहीं हुई। आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, देखिए कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो मैं भी मानता हूं कि कुछ चीजें जो है वो होनी चाहिए थी। मैं नहीं कहता कि भाई सब जो हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। सोह साहब, आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें दम है? नहीं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं सीधी बात कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, कुछ काम नहीं हो पाए, लेकिन उसके बावजूद
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने किस तरह की ग्रोथ इस मुल्क में की है। ये जो कहते हैं पिछले 2 साल की ग्रोथ ही कहते हैं भाई 5% से कम रही। आजकल की इकोनॉमी जो है एनडीए के टाइम के मुकाबले में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इनकी टाइम में इकोनॉमी छोटी सी थी और उसमें भी इनके 2 साल ऐसे रहे जिसमें 3.8% ग्रोथ रहा एक में और 4.3% ग्रोथ रहा एक में। ये वो तो भूल जाते हैं। ये भी भूलते हैं कि जब एनडीए का रूल था उन दिनों रियल वेजेस जो बहुत जरूरी होती है किसी रोजगार के लिए, वो स्टैग्नेंट थी। रूरल एरियाज में बहुत डिस्ट्रेस था और ये लोग इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाते चलाते थक गए और हार गए। इनको सीखना चाहिए कि 2004 क्यों हारे और हम 2009 क्यों जीते। इससे इनको जवाब मिलेगा कि हमारी जो पॉलिसी है सेंट्रिस्ट जो पॉलिसी है, हम बीच वाला जो दरमियानी रास्ता जो यूपीए ने इख्तियार किया, जिसमें हमने बिजनेस के साथ भी काम किया और जो पिछड़े हुए लोग थे उनको भी आगे चलाया। इसीलिए मेरे ख्याल में यूपीए ने 2009 का इलेक्शन जीता और इसीलिए आप देखेंगे इस बार भी जो इलेक्शन होगा, आप ओपिनियन पोल्स को देखेंगे, फिर जो असली रिजल्ट आएगा उसमें आप देखिए यूपीए की कितनी उससे इंप्रूवमेंट होगी। चलिए इस मुद्दे पर आऊंगा आपके पास। मुनीर खान साहब, प्रोफेसर मुनीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है इस मुल्क के लिए, और जो काम होने चाहिए थे पिछले 10-15 सालों में वो नहीं हो पाए? साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को रेस किया और मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं सर, आपके चैनल को। और इसके बाद मैं 2 जो बड़ी मेजर पार्टीज हैं उनके जो लोग हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ मैं आना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और अगर इसके ऊपर हम पार्टी लाइन पे न जाएं बल्कि इसको नेशनल इशू के तौर पे डिस्कस करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये नहीं जानता कि किसने क्या किया और कैसे किया। देखिए, बेसिक एम्प्लॉयमेंट इतना अनफॉर्चुनेट इशू हिंदुस्तान के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट की कोई बात ही नहीं करता, हर आदमी बात करता है ग्रोथ की। और देखिए, ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है। ये बड़ी गलतफहमी है और शायद लोगों को ये बता दिया गया है कि साहब अगर हमारा 10% ग्रोथ हो जाएगा तो इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, कुछ काफी बहुत बड़ा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी होगी जिसकी बात आईएलओ कर रहा है, जिसको जो हमें देखना है कि जिस क्वालिटी का हम एम्प्लॉयमेंट हम ला रहे हैं अपने मुल्क में, वो क्वालिटी क्या है। क्या उससे इंसान सर्वाइव कर सकता है? क्या उससे इंसान अपने ओल्ड एज के अंदर आदमी अपने आप को सस्टेन कर सकता है? ये बड़े मेजर इश्यूज हैं, इनको डिस्कस करने की जरूरत है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं जो कि मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमिक्स की रिसर्च से पिछले 40 सालों से है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करता हूं और एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड इश्यूज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। 40 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं। देखिए, जो हमारी जिस तरह का जो हमने ग्रोथ पैराडाइम अपना निकाला है वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। वजह ये है कि हम जिस तरह की कैपिटल इंटेंसिटी की बात करते हैं, हम जिस तरह की एफडीआई की बात करते हैं, हम जिस तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ लेबर और कैपिटल में बड़ा मेजर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसके मुकाबले में लेबर के मुकाबले में जो कि हमारा नेचुरल इंडोमेंट है, जो कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी धरोहर है, पूंजी है, वो चीज जो है कहीं पीछे जा रही है और कैपिटल की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। रोजाना ये बात आती है कि साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दीजिए ताकि कैपिटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में लग सके। और आप जानते हैं कि जब कैपिटल इंडस्ट्री में जाता है तो क्या करता है? लेबर को डिस्प्लेस करता है। जब और हमारे यहाँ ये हो रहा है, हम डेमोग्राफिक बोनस वाले लोग हैं। डेमोग्राफिक बोनस तो अब क्या कहा जाए, बोनस तो नहीं सामने दिख रहा है, लेकिन देखिए डेमोग्राफिकली हम एक तरफ जा रहे हैं और इकोनॉमिकली हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो एम्प्लॉयमेंट को सूट नहीं कर रही है। हमारी जो डेमोग्राफिक रियलिटीज है उसमें यंग 15+ वालों की पॉपुलेशन बहुत जोरों से बढ़ रही है। आने वाले 10-20 साल 25 साल जो है ये चीज सामने आएगी। बड़ा सीरियस इशू है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये दोनों बड़ी पार्टीज हैं, इनको ज्यादा सीरियसली। मुनीर साहब, यहां हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर होना क्या चाहिए? रोड मैप जो है वो कोई नहीं बता रहा। सब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर कर देंगे, 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार, जो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक कह रहे हैं 8 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोड मैप क्या है ये नहीं समझ में आ रहा आम जनता को। कंप्लीटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वजह यह है कि एम्प्लॉयमेंट कोई आसमान से नहीं आएगा। आपको उस तरह के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उस तरह की इंडस्ट्रीज। देखिए, हमारे यहां आप ही देखिए कि हमारी जो मेजर जीडीपी में जो
जो सेक्टर, जो मेजर सेक्टर है जी, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है मोर देन 50%, अराउंड 60% जो है वो सर्विसेज सेक्टर का है। सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं जनरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर का जो शेयर है वो आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो शेयर है 13-14% के ऊपर आ गया, जिसमें अब भी 58-59% लोग जो हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जब तक आप उन सेक्टर्स को डेवलप करने की स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप करेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, आप सिर्फ सर्विसेज के बल पे, सर्विसेज के दम पे आप उस तरह के एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते जिसकी डेमोग्राफिकली हमें जरूरत है। आलम साहब आऊंगा आपके पास, काफी अहम जानकारी आपसे मिल पा रही है। ऋचा मिश्रा, नेता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। ऋचा, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव लड़ा था तब भी ये कहा गया था कि बेरोजगारों का खास ख्याल रखा जाएगा, रोजगार के साधन जो है वो सृजन किए जाएंगे, वो आगे लाए जाएंगे। रोड मैप आपके पास? देखिए, रोड मैप हमारा जो है वो उसको शेयर करने से पहले मैं कुछ आपको पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगी कि 500 मिलियन यूथ 2022 तक रेडी होने वाले हैं जॉब्स के लिए। भारत सरकार यूपीए 1-2 ने 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, मिस्टर रामोदर राय को और मिस्टर सुबैया के अंदर, कि लोगों को ट्रेन किया जाए और स्किल और रीस्किल किया जाए। 28 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए गए, जैसे प्रोफेसर खान ने बोला कि सेक्टर स्पेसिफिक होनी चाहिए बात, और जो सेक्टर्स ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर स्किलिंग और रीस्किलिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखें एनएसडीसी की, तो सिर्फ 72% लोगों को एनएसडीसी की ट्रेनिंग के बाद, जो उनकी फ्रेंचाइजी या पार्टनर कंपनियां थी, वो उनको जॉब दिला पाई थी, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। एंड दैट टू वी हैव टू सी हाउ मच इज, 1 महीने किसने काम किया, 2 महीने काम किया, किसने कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम किया। तो बेसिकली 30 to 40% ही गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इस वक्त इंडिया में है, जो कि ये शोध इस बारे में है। अब इस बारे में हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि सरकार पैसा डाल रही है और एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म की जहां जरूरत है। गांधी जी का जो स्वराज था, नेहरू जी का जो स्वराज था, गांधी जी का स्वराज था कि स्वराज फ्रॉम द ग्राउंड, गांव में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, गांवों को उसका सशक्तिकरण होना चाहिए, जमीनी सशक्तिकरण। नेहरू जी का एम्प्लॉयमेंट जो था, नेहरू जी का जो स्वराज था वो ये था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जाए, माइग्रेशन किया जाए। और आज लास्ट 65 ईयर्स में भारत ने नेहरू जी के सशक्तिकरण को आम आदमी पार्टी का रोड मैप बता दीजिए। इतिहास पे हम बाद में बात कर लेंगे। आऊंगा आपके पास, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमको। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ देश में तमाम राज्यों से जुड़े हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके साथ आम लोग मौजूद रहेंगे, उनकी राय जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 8 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ये रोजगार आएगा कहां से? बड़ा सवाल यह है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नर्क बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है। अब तो कमाल की जगह आपका कुर्ता इतना शानदार है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये तो मैंने पटना मार्केट से किसी गर्लफ्रेंड ने आपको नहीं दिया? नहीं। यही है इबादत, यही दीन है माँ, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। समाज के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वादे करते हैं। जगह है ज्ञान की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बेरोजगारी अब तक के हर चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित रही है। इस बार भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 10 करोड़ नए रोजगार देने का वायदा किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर भी 8 करोड़ नए युवा मतदाताओं पर है, लेकिन इसे बदकिस्मती ही कहिए कि सालों बीत जाने के बाद भी बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार बढ़ रही है बेरोजगारी। क्या सरकार है जिम्मेदार? सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने का खेल? देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन मौजूदा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा आरोपों प्रत्यारोपों की राजनीति में उलझे हैं।
मार्केट्स जो हैं उन्होंने उत्सव मनाया कि अब चिदम्बरम जो एक देश के ऊपर बोझ बन गए थे उनसे अब मुक्ति मिलेगी। I think the celebration began when Mr. Yashwant Sinha declined to contest elections. इन दोनों के बयानों से देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को संवारने की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और करोड़ों नौकरियां पैदा करने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई उपायों का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस ने सत्ता में लौटने के 100 दिन के अंदर रोजगार सृजन के एजेंडे का ऐलान करने और शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का वादा किया है। पार्टी ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में SC और ST को आरक्षण दिए जाने पर आम सहमति बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। कांग्रेस ने उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश खोलने का वादा किया है। मैनिफेस्टो में 2020 तक 10 करोड़ नए रोजगार पैदा करने पर जोर दिया गया है। इनमें से 60 लाख नई नौकरियों का सृजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाएगा। इसके साथ ही सभी गांव और शहरों में 18 महीने के भीतर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का वादा किया गया है। आर्थिक नियोजन का समूचा ढांचा बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है और ग्रामीण विकास विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छोटे दुकानदार के खिलाफ है, नए रोजगार के अवसर के सृजन करने के खिलाफ है, छोटी इकाइयों के खिलाफ है, बड़ी इकाइयों के पक्ष में है। लिहाजा पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का जो राज रहा 50-60 साल का, उसने कोई भी आर्थिक नियोजन ऐसा नहीं किया जिससे गरीबी दूर हो, गरीब अमीर के बीच का फर्क कम हो और बेरोजगारी घटे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का मैनिफेस्टो भी जल्द ही लोगों के सामने होगा। हालांकि बीजेपी पहले ही दावा कर चुकी है कि एनडीए के 6 सालों के कार्यकाल में करीब 6 करोड़ नौकरियों का सृजन किया गया, जबकि यूपीए सरकार ने पहले 7 सालों के कार्यकाल में सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां दी थी। यही नहीं, बीजेपी का दावा है कि एनडीए के शासनकाल में रोजगार की दर 42% थी, जबकि यूपीए के पहले 7 सालों के कार्यकाल में ये 38% तक गिर गई। नौकरियां बढ़े, देश में युवा युवतियों को काम करने का मौका मिले, रोजगारी का उत्पादन बढ़े देश में, और उसके लिए एक तरीके से अर्थव्यवस्था भी सुधरे। ये हमारे सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है कोई भी नई सरकार का। हजारों कॉलेज खोलने, हजारों स्कूल खोलने, ये सारे काम अगर होंगे तो नौकरियां अपने आप उसमें से क्रिएट होंगी। और अभी तो इन्होंने नौकरियों पे प्रतिबंध लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़े बहुत कर लेते हैं। जब कोई नया कॉलेज नहीं खुल रहा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुल रहा, कोई नई सड़क नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा, तो नौकरी कहां से आएगी? पुरानी नौकरियां भी ज्यादा होती जा रही, बल्कि उनको निकालने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अपने मैनिफेस्टो में पूरा प्रोग्राम इसके बारे में रखे। जाहिर है सियासी दावों का, बयानों का कोई अंत नहीं है, लेकिन इस सियासत के बीच देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान पिस रहा है। युवा वर्ग के हौसले लगातार पस्त हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भरोसा दिलाने वाला कोई नहीं कि उन्हें रोजगार कैसे और कब मिलेगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली वासियों का दिल टटोलते हैं। समय संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, अगर दिल्ली वासियों की बात करें तो क्या लगता है उनको, दिल्ली के लोग जो नेता हैं वो बेरोजगारी के संकट को कितनी गंभीरता से लेते हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टियों की बिल्कुल देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कितनी नौकरियां मिलेगी। अंकल जी आप ये बताओ। नौकरियों का जहां तक सवाल है, नौकरी के लिए 0% भी कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देखो, वादा करते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इवन आप पार्टी हो, ये लोग वादा करते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इवन सिंगल आज की डेट के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में देखिए आप 50 आदमी रिटायर्ड होते हैं, उनकी जगह मुश्किल से 2 आदमी रहे। मैं भी एक बैंक में मैनेजर रिटायर हुआ था, जब मेरे संग जो एम्प्लॉई थे 15 का स्टाफ हुआ करता था। आज की डेट मतलब ये कह सकते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है हमें। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने जा रही है, ना कुछ करेगी। ये सिर्फ नई सरकार बनने वाली है, वो जो दावे कर रही है, या कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है? सबके घोषणा पत्र खोखले हैं, सिर्फ ये कुछ नहीं करेंगे। घोषणा पत्र है। आप बताओ क्या लग रहा है, नौकरी जो इस तरह से बातें कही जा रही है, नौकरी मिल रही है? नहीं सर, मैं भी एक मतलब इस देश का नौजवान हूँ, जैसे कि मेरे जैसे भी कई भाई लोग हैं, 12वीं पास, BA पास, कई लोग कई जगह अप्लाई करते हैं, कहीं रिश्वत मांगी जाती है, कहीं कुछ मांगा जाता है। नौकरी
मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आप दिल्ली में रहते हैं, क्या नौकरियां मिल रही है जिस तरह के दावे राजनीतिक पार्टियां कर रही है चुनावी मौसम में? नहीं, चुनावी मौसम में जो दावे हो रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा नेतृत्व हमें साथ मिलने जा रहा है मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि जब तक हमारा नेतृत्व बेहतर नहीं होगा तो हमारा कुछ भी काम बेहतर नहीं हो सकता। मतलब ये उम्मीद है आपको कि मोदी जी आएंगे तो नौकरियां मिलेंगी? हाँ, बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि जो हमारा नेतृत्व ही बेहतर नहीं है तब तक मनमोहन जी आए। बताओ, आपको क्या लग रहा है कि नौकरियां मिलेंगी? क्या नौकरियां मिलना दिक्कत है? नहीं, मोदी जी अगर आगे तो जिस तरह गुजरात का विकास उन्होंने किया है तो उम्मीद है वे पूरे भारत का विकास करेंगे प्रधानमंत्री अगर बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में 10 करोड़ नौकरियों का वादा किया, आपको क्या लग रहा है उन्हें पूरा करेगी? नहीं करेगी। देखिए, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो राजनीतिक पार्टी, आपको क्या लग रहा है कि जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं उसमें जो वादे किए जा रहे हैं, क्या नौकरियां मिलना इतना आसान है? हमें कांग्रेस पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि 60 साल से राज कर रही है और घोषणा पत्र ऐसे बनाती रही है, पर आने वाले टाइम हमें मोदी पे थोड़ा विश्वास है। प्रभाकर, दिल्ली की जनता आपके साथ मौजूद है, बड़ी तादाद में आपके साथ लोग मौजूद हैं। दिल्ली वासियों को क्या लगता है, नेताओं के पास नौकरी दिलाने का रोड मैप है, योजनाएं हैं उनके पास? जा रहा है आपको क्या लगता है कि जो नेता है उनके पास वाकई रोड मैप है कि वो नौकरी दिला सकते हैं? रोड मैप बिल्कुल है, और रोड मैप बनाने वाला आदमी चाहिए। रोड मैप मतलब अभी क्या मिल रही है दिल्ली में नौकरी? अभी तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार भारतवर्ष में और प्रदेशों में अपना शासन चला रही है, उन्होंने नौकरी के वजह में कभी न सोचा है। लेकिन जो नेता है, आपको क्या लगता है नेताओं के पास कोई रोड मैप है नौकरी के लिए? नेताओं के पास रोड मैप होता है सिर्फ कि हम नौकरी देंगे, परंतु बड़ी तादाद में युवा भी आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं जो बेरोजगार है, उनको क्या उम्मीद है? क्या लगता है दिल्ली के नेताओं? हेलो, आपको क्या लगता है, बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में नौकरियां मिल रही है और जो नेता दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उसमें भी भरोसा है आपको? सर वो तो है खैर, लेकिन ये कि आज के टाइम पे अगर जो नौकरी मिल रही है, जो सरकार ग्रेड दे रही है वो ग्रेड नहीं मिल रहे हैं। मतलब नौकरी मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है? तनख्वाह बहुत कम है और नौकरी मिलने के चांस हैं उसे, लेकिन हम जब भी कभी कहीं जाते हैं किसी भी जगह, हमें उस लायक की सैलरी मिलती ही नहीं है। उस लायक की सैलरी से घर का खर्चा चलता नहीं है। अगर ग्रेड अगर 11,500-12 हजार रुपए तो कंपनी रो के कम 6 या 6,500 हजार मुश्किल से ग्रेड देती है। मतलब तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है कि नेताओं के पास कोई रोड मैप है जो लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, रोजगार देने के लिए सबसे पहले तो श्रम मंत्रालय में वहां पे इनको अपनी नौकरियों का प्रावधान है जो उनको पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि मोदी ने गुजरात के अंदर किया है। जो जैसे गुजरात के अंदर सबको नौकरियां दी, चाहे आईटी कंपनी हो चाहे सरकारी नौकरी। लेकिन दिल्ली की बात हो रही है, जो नेता क्या दिल्ली में भी अगर मोदी सरकार बनाते हैं तो दिल्ली में नौकरियां बिल्कुल तैयार रहेंगी। आप बताओ, आप भी युवा हो, क्या नौकरियां मिल रही है? नेता जो दावे कर रहे हैं? नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं मिलते हैं, सब झूठ है। युवा भी मान रहे हैं कि सब झूठ है, नौकरियां नहीं मिल रही है। हमारे साथ सलमान सोच साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। सोच साहब, यहां पर जितना काम होना चाहिए तो उतना काम नहीं हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर जाने माने अर्थशास्त्री मुनीर आलम साहब मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिक्स हैं। वो भी कह रहे हैं कि यहां बहुत दिक्कत है, ये एक बड़ा संकट है, इसको जरूर समझना होगा। ठीक, समझना तो होगा, लेकिन ऐसे भी हम नहीं प्रेजेंट कर सकते कि भाई कुछ हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे, मानिए यूपीए के टाइम में देखिए, जो नॉन फार्म सेक्टर है, नॉन फार्म सेक्टर में 6 करोड़ जॉब क्रिएट हुए, 6 करोड़। तो लेकिन आप फिर कहेंगे भाई लेकिन टोटल पिक्चर में ऐसा क्यों नहीं दिखता है? वो इसलिए नहीं दिखता है, देखिए, किसी ने कहा भाई एनडीए के टाइम में 6 करोड़ जॉब क्रिएट हुए। अब जो आपके एक्सपर्ट भी हैं उनको भी पता होगा शायद कि 2 करोड़ तो उनमें से वो जॉब थे जो रूरल डिस्ट्रेस की वजह से हुआ कि भाई मर्दों ने खेती बाड़ी छोड़ दी और वो निकले और औरतों को और बच्चों को जॉब सेक्टर में आना पड़ा, फार्म सेक्टर में आना पड़ा, उनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर हो गया। साहब, कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये रोजगार कहां से पैदा होंगे इस देश में? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी होगी जो चुनावों के बाद कांग्रेस के हाथ में लग जाएगी और उस जादू की छड़ी को घुमा दिया जाएगा और वहां पर रोजगार पैदा हो जाएंगे, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकता है जी। पहली बात, जो किसी ने स्किल डेवलपमेंट की बात की, शायद रिचा जी ने भी बात की, ये एक हिसाब से अभी रिलेटिवली रिसेंट सी चीजें हैं जो यूपीए 2 में स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है। इसका आपको आगे लाभ होगा, आगे इसका फायदा आएगा। दूसरे साइड से यूपीए का अगर आप मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें कुछ 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो रेफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो हमने बनाई है उस पर। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को एक साइड से लेते हुए दूसरे साइड से आप देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे
बहुत इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखा गया इस बार। इस बार 100 अर्बन काइंड ऑफ क्लस्टर्स बनाने की बात हुई है। साथ ही में 3 और नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। उससे यह होगा जितनी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ेगी और खासतौर से जो अर्बन सेक्टर में बढ़ेगी, जो आप देख रहे हैं इस वक्त जहां पर आप कह रहे हैं खासतौर से जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं कि भाई ग्रोथ के बगैर ये जो ग्रोथ है उससे जॉब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होती, वो गलत बात। एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ये तो होता है कि भाई आपकी जॉबलेस ग्रोथ होगी, वो भी हो सकता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है अभी डेवलपिंग कंट्री। सोच साहब, आपने जो जवाब दिया है, आपने जो तरीके इजाद किए हैं, जो आपने कहा है कि आपकी सरकार अगर बनेगी तो वो तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारे साथ मुनीर आलम साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आलम साहब, कांग्रेस के इन दावों में कितना दम, इनसे रोजगार उत्पन्न होगा? नहीं, कांग्रेस के दावों में दम तो है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर सोच साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और उसके अंदर आप उस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब क्रिएट होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन का है, वो होता है, वो होगा। लेकिन ये है कि अब आने वाले ये सब देखिए, ये कंजेक्चर्स की बात है, आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन ये कि उस हिसाब से आपकी जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो भी उसी के साथ साथ आ रहे हैं। अभी किसी साहब ने कहा कि साहब यहाँ तो कॉलेज नहीं खुले और यूनिवर्सिटीज नहीं खुली, इस वजह से लोग नहीं निकले। आपने आज जो प्रोग्राम जो किया है उसके अंदर ये है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान, सोच साहब ने एक बात कही, वो बहुत बड़े लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा जानते हैं, हम लोग तो शायद ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं। 5% अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, तो 3% अनएम्प्लॉयमेंट होता है, 2% अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये क्यों 2% अनएम्प्लॉयमेंट होता है? इसलिए होता है कि हम अनएम्प्लॉयड रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं, 10 रुपया मिले, 15 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, जो मिनिमम वेज का हशर है वो आपको मालूम है कि कितना कंप्लायंस है मिनिमम वेज का। लेकिन कांग्रेस ने ये जो NREGS का जो वो लाए, जो उनकी पॉलिसी थी, उससे इसमें कोई शक नहीं कि इसका कम से कम रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका इंपैक्ट आया, रूरल वेजेस के ऊपर उसका इंपैक्ट आया। उस तरह की चीजें जरूर हुई हैं। और जैसा ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हो सकता है कि हो, लेकिन आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन और जिस तरह से हम कैपिटल, ये देखिए, ये बहुत ऑब्वियस बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप कैपिटल बहुत ज्यादा लगाते चले जाएंगे तो कैपिटल सिर्फ एक चीज होती है, और वो ये कि वो लेबर को डिस्प्लेस करता है। क्या आप, ये हमारे बड़े लीडर्स हैं, ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये बता सकते हैं कि क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कहां तक अफोर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो लेबर कैपिटल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और हमारी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए जिसमें कैपिटल लेबर का शेयर क्या होगा। आपने इसका जवाब लेता, पहले सोच साहब से इसका जवाब लेता। नीचे जी आपके पास आता हूं, सोच साहब आपका रिएक्शन। छोटा इंटरवेंशन, देखिए छोटा सा इंटरवेंशन ये है, ये सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो जरूरी है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा होगा लेबर डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन एक बात है, और इन्होंने ये भी बात सही कही कि भाई यहां पर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता ही है क्योंकि इंसान मजबूर होता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें कैसी सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं। अगर आप देखेंगे 10 साल पहले, मैं ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इसमें अगर आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो थी 88% थी, यानी कि सिर्फ 12% लोग ऐसे थे जिनको फॉर्मल सेक्टर में अच्छी सी नौकरियां मिलती थी। अब वही जो रेट है 88% से 78%, यानी कि अब 22% जो इंडियन एम्प्लॉयड है वो फॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। 10 परसेंटेज पॉइंट्स का कोई छोटी बात नहीं है, आप अपने एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट अगर होगी, और दूसरी बात बहुत जरूरी बात जो लेबर पॉलिसी रिफॉर्म, जब तक वो हम थोड़ा उस पर ना करें, और राहुल जी पहले नेशनल लीडर हैं इस मुल्क में जिन्होंने लेबर पॉलिसी रिफॉर्म की बात की है। नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब्स मिलते हैं। जब तक आप लेबर पॉलिसी रिफॉर्म को नहीं देखेंगे और लेबर लॉज को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी ये हमारी पार्टी है जिसने ऐसी बात छेड़ी है, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत मुश्किल बात है। मुझे लगता है अगले मैनिफेस्टो में जब बीजेपी वाले मैनिफेस्टो लाएंगे, शायद वो भी इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके बगैर प्रोग्रेस नहीं होने वाली। जी, हमारे साथ इस वक्त प्रवीण शंकर कपूर साहब मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी।
कपूर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि 6 करोड़ नौकरियां दी गई थी 6 साल में जब एनडीए की सरकार रही थी। अब अगर आपकी सरकार बनती है तो 8 करोड़ युवाओं को जो कि पहली बार वोट डाल रहे हैं, वो टारगेट आपका, उनको नौकरियां देंगे। उसके लिए रोड मैप क्या है, क्या कुछ तैयारियां की हैं आप लोगों ने अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, रोड मैप की जहां तक बात है तो आप एक बात समझ लें कि हमारी सबसे एक जो हमारी प्रथम हमारे बारे में एक इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हमने जो कहा है वो गुजरात में हमने नौकरियां बढ़ाई हैं, मध्य प्रदेश हमारे शासन का राज्य है, वहां नौकरियां बढ़ी हैं, गोवा में बढ़ी हैं। तो सारा देश आपकी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं यहां पर आपका 8 करोड़ नौकरियां आएंगी कहां से, ये बता दीजिए। 8 करोड़ नौकरियां निश्चित तौर में भारत में, आप एक बात समझ लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एक वो सूत्र है, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो एक सूत्र है, और आप एक बात समझ लें, इंडिया वर्ल्ड के नक्शे में हेल्थ इंडस्ट्री के रूप में भी आगे आने वाली है, और वो सोर्स भी बहुत नौकरियां देगा। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी। जी ऋचा जी बताइए। हम दोनों नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस की बहुत अच्छी बातें कही हैं। इसमें एक चीज हमें ऐड करना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए, वो ये है कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच बहुत ज्यादा है। आप चाहे कितनी भी नौकरियां बना लें, पर क्या हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर पाता है? केपीएमजी ने सीआईआई ने केपीएमजी से एक सर्वे करवाया था जिसमें पंजाब में आईटीआईज और वीआईटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का सर्वे हुआ था, और वहां के ही जो इंडस्ट्रीज है उनसे पूछा गया था क्या आप इन लोगों को लेना चाहेंगे, उन्होंने मना कर दिया था। वो सर्वे ऑनलाइन है, कोई भी उसको जाके देख सकता है। इंडिया भर में केपीएमजी ने एनएसडीसी के और दूसरे भारतीय इस अलग अलग ये भी सामने आ रहा है कि अगर हमारे यहाँ नौकरियां हैं तो क्या उन नौकरियों को करने लायक हमारे पास कैंडिडेट्स मौजूद हैं? एक सवाल ये भी आ रहा है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। बस चलते हैं, देश के हर पेट को ये भरते हैं, मिट्टी को सोना ये हाथ करते हैं, भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। में जादू चला राजेश मसाला का स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। जेट इको बनियान आईआईटी कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। कोई रोग नहीं, फिर भी स्वास्थ्य खराब तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्य रत्न ग्रहमान बदल देते हैं। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 0730702
77777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +971 55 935 6957। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। कमाल की जगह, आपका कुर्ता इतना शानदार है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये तो मैंने पटना मार्केट से किसी गर्लफ्रेंड ने आपको नहीं दिया? नहीं। यही है इबादत, यही दीन है माँ, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। समाज के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वादे करते हैं। ऐतिहासिक जगह है, ज्ञान की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ नए रोजगार पैदा कर दिए जाएंगे। जो बेरोजगार हैं 10 करोड़ लोगों, उसमें जो कटौती कर दी जाएगी, 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। बीजेपी कह रही है 8 करोड़। रोड मैप क्या है जानने के लिए सीधे चलेंगे मुंबई। हमारे संवाददाता एहतराम अली हमारे साथ मौजूद हैं। एहतराम, मुंबईकर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं मुंबई के, उनसे पूछिए नेताओं के पास नौकरी दिलाने की योजनाएं हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो दावे कर रही है वाकई वो गंभीर है या सिर्फ चुनावी वायदे हैं ये? देखिए, यहाँ पे मैं दो चीज कहना चाहूंगा। आज मुंबई में ये तो बहुत जगह पे आपको लिखा होगा ग्रेजुएट बड़ा पाव, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो बड़ा पाव बेच रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए देकर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन आज यहाँ पर सड़क पर हैं। मेरे साथ मुंबईकर हैं। आपको लगता है जो नेता वादे करते हैं कि 8 करोड़ 10 करोड़ नौकरी देंगे, ये चुनाव के बाद दे पाएंगे? ऐसा है, ये नेता लोग सिर्फ वादे ही करते हैं, अपना काम कभी पूरा नहीं करते हैं। 8 करोड़ क्या, ये 8 लाख को भी नौकरी नहीं दे पाएंगे। 800 को भी। और ये बेरोजगारी का है, तो बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है, एक तो देश में पर्याप्त शिक्षा के साधन भी उपलब्ध नहीं है और भ्रष्टाचार है जगह जगह। आज कई लोग जिनका पास पैसा है वो तो डिग्री ले लेते हैं अच्छे कॉलेज की डिग्री मिल जाती है, पैसा 2 डिग्री मिल जाती है। डिग्रियां भी बिक रही है इस देश में। आप क्या कहेंगे? नहीं, डिग्री बिक रही है, बशर्ते जो पढ़ने लिखने वाले उनको बेरोजगारी है और दिन भर धक्का खाते हैं, ऑफिस से वो ऑफिस। सरकारी जॉब तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब मिलना मुश्किल हो गया। तो लगता है आपको जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे सब खाली धोखाधड़ी। एहतराम, युवा आपके साथ बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे पीछे, युवा जो बेरोजगार हैं, जो इस उम्मीद से है कि उनको नौकरी मिले, उनसे जरूर मेरे साथ युवा भी बहुत हैं। आप क्या कहेंगे? इस बेरोजगारी वादे जरूर करते हैं बहुत से लोग, लेकिन क्या लगता है? जी, मैं आप ये कहूंगा कि ये सरकार जो है वो डीएड धारकों को, पहले कॉलेज कम थे, डीएड होने के बाद नौकरी लगती थी, लेकिन अब क्या परिस्थिति है, बहुत कॉलेज बढ़ा दिए उन्होंने और वो डीएड धारकों की वो हंसी मजाक चल रहा है। इसके बारे में कोई बोलने को नहीं दिख रहा है। आपको लगता है जो सरकार वादे कर रही नौकरी देगी नहीं दे पाएगी? सरकार सिर्फ अपने वादे करती है। हर बार चुनाव होता है, हर बार ये वादे किए जाते हैं कि नौकरी देंगे, लोगों को मकान देंगे, सुविधाएं देंगे। कहाँ है सुविधाएं जो है सामने? आप क्या कर रहे हैं अभी? आप भाई अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के टाइम को सभी सब सच बोलते हैं, सबको लगता है कि सब सच बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सब दे पाएंगे। और जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये सरकार कुछ नौकरी दे पाएगी आपको? नहीं, सिर्फ बोलने की बात है, कोई नौकरी देगा नहीं कोई। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पढ़े लिखे बहुत बेरोजगार है, किसका कुछ नहीं होने वाला। आप क्या? किसी का कुछ नहीं होने वाला। युवा जो है वो लगातार निराश होता जा रहा है इस मसले पर। सिर्फ चुनावी वायदे होते हैं, वायदों के बाद भूल जाते हैं कि बेरोजगारों के बाद एक बार फिर से उनको आना पड़ेगा अगली बारी वोट लेने के लिए, और तब ये सोच समझकर वोट देंगे। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर पुणे की जनता से बात की समय संवाददाता प्रतिभा चंद्रन ने। अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसका कारण हम खुद सभी जानते हैं। बेसिक रीजन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ग्राउंड लेवल के बारे में कोई भी नहीं आज के दिन में सोचता है। जिम्मेदारी बोलूंगा तो गवर्नमेंट को बोलूंगा, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटी ला सकती है ताकि सबको मतलब एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे कुछ पॉलिसी लाती नहीं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तभी तो हर यूथ आगे आएगा और इंडिया ग्रो करेगा। क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज कि यूथ का नेशन हो चुका है और पूरी तरह से मैक्सिमम हमारा है जो 30 to 35 के रेंज में आता है।
ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन। स्किल ट्रेनिंग ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम लाया जाए इंडिया में, क्योंकि आज हमारे देश में मैं खुद एक इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी कह सकती हूँ मैं कि अनएम्प्लॉयड हूँ। मोस्ट ऑफ द यूथ आर प्रोफेशनली वेरी मच क्वालिफाइड, बट उनका उस लेवल के जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि कंपनीज नहीं लेना चाहती हैं बिकॉज दे हैव टू पे देम। अगर हम लोग जब तक युवा लोगों को ही चांस नहीं देंगे कि नेता या पॉलिटिशियन में आने का, पॉलिटिक्स में आने का, तो जब तक इंडिया का इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी लिटिल बिट यंग, जो कि कुछ 30 साल के आसपास हो, जो खुद एजुकेटेड हो। सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता सुदेश त्यागी के पास इंदौर। सुदेश, अगर इंदौर की, मध्य प्रदेश की जनता की बात की जाए तो वो कितना विश्वास करते हैं जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं कि 8 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी अगर हमारी सरकार बनती है, कितना भरोसा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात करें तो दावे और वादे राजनेताओं की तरफ से किए गए हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं जो कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी की बात करें उससे जूझे हैं। आप बताइए कि किस तरह से देखते हैं जो दावे और वादे किए जाते हैं, पिछले 10 सालों की बात करें और अभी की बात को लेकर किस तरह से देखते हैं? एकदम खोखले दावे और केवल लुभावने वादे कर कर इस देश के युवा को पिछले 10 सालों से ठगा गया है। इस देश में केवल 2% स्किल्ड नौजवान हैं, 98% अनस्किल्ड लेबर इस देश का है। उसको स्किल्ड बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ और आए दिन नौजवान नौकरी के लिए या नौकरी की चाह में आत्महत्या कर रहा है। पिछले 10 साल में इस देश के नौजवान का मनोबल और उत्साह इस सरकार ने केवल कम किया है और एक भी नया रोजगार पैदा करने का काम नहीं किया है। और फिर इस बार यूपीए ने अपने घोषणा पत्र में 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, जिसको निश्चित तौर पर इस देश का युवा समझेगा और सही जगह वोट करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर कितनी गंभीरता से लेते हैं नेता आप रोजगार देने को लेकर? खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी काफी बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से और इस बार वापस बीजेपी की सरकार आई, रोजगार की बात करें तो युवा तो बेरोजगार मध्य प्रदेश में भी है, आत्महत्या तो यहाँ के किसान भी कर रहे हैं। और एजुकेशन की स्तर की बात करी जाए तो यहाँ पर भी एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए बहुत ही बेकार लेवल है। क्वालिटी एजुकेशन पे मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोई काम नहीं करा है। और रही बात दूसरे प्रदेशों की, कांग्रेस शासित प्रदेशों की, तो शिक्षा का स्तर दूसरे प्रदेशों में और देश में मध्य प्रदेश की तुलना में तो काफी बहुत बिल्कुल शिक्षा की बात कर रहे हैं। युवाओं की बात करें तो नेताओं से कितनी आज यूपीए सरकार फिर खासकर जो कांग्रेस ने वादे किए हैं लोगों को रोजगार देने, कितनी उम्मीद रखते हैं? यूपीए सरकार से युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी, पर मेरे हिसाब से वो युवाओं की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। चलिए, युवाओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। सुदेश, आएंगे आपके पास। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब बीजेपी के नेता हैं। कपूर साहब, 8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। सभी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की उन मतदाताओं पर नजर है, लेकिन वो उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बेरोजगार है। उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? देखिए, पहले तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हम देख रहे थे, इंदौर से एक युवक भी कह रहे थे, पिछले 10 साल में बहुत हताशा हुई है युवाओं में। जैसे जैसे युवा, मां बाप ने बड़ी मुश्किल में बच्चों को पढ़ाया है और युवा अच्छी डिग्रियां लेके सामने आया है, उस तरीके से इस देश में यूपीए सरकार ने नौकरी के मौके नहीं दिए। अगर आपको ध्यान हो तो जिसे ये बीपीओ इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसने एक नई चमक हमारे युवा के चेहरे पे लाके रखी थी, ये एनडीए के शासनकाल में अटल जी की सरकार में प्रमोद महाजन जी लाए थे। उसके बाद कांग्रेस ने इसे चलने जरूर दिया, मगर कांग्रेस ने कभी भी इस इंडस्ट्री को उस रूप में नहीं रखा ला करके कि ये अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट। आज बीपीओ में भी हमारा युवा जो है वो कुंठित सा हो रहा है, वहां एक अजब सा कंपटीशन है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार आएगी। हमारे पास ये ओरिजिनल आइडियाज सारे हमारे थे एनडीए शासनकाल के, और हमारे पास एक बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप रहेगा जिसके अंतर्गत हम युवा को बहुत ज्यादा सपने तो नहीं दिखाएंगे, मगर एक तो हम डायरेक्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी युवाओं को देंगे। बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए भी आज के युवा को एम्प्लॉयमेंट प्रॉपरली दे सकते हैं। बेरोजगारी के संकट पर नेता गंभीर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर अहमदाबाद की जनता से बात की हमारे संवाददाता दीक्षित सोनी ने। मुझे लगता है तब तक रोजगारी के लिए अभी कुछ हो नहीं रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट है अभी
उन लोगों का कुछ ना कुछ बढ़ावा मिलता रहता है, लेकिन जो बेरोजगार है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां अभी देश में उपलब्ध नहीं है। नौकरियां अभी मार्केट में है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि अभी भारत में प्रचंड बेकारी का दौर तो चल रहा है। मतलब जिसको जितना उसका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको नहीं मिलता है। लीडर है उनके पास इसलिए प्लान नहीं हो सकते क्योंकि वही खुद एजुकेटेड नहीं है। ज्यादातर देख सकोगे पॉलिटिकल पार्टी में कोई ज्यादातर मुझे नहीं लगता है कि कोई एजुकेटेड होगा ज्यादातर, तो उनके पास कोई प्लान ऐसे नहीं हो सकते कि ये प्लान है। हाँ, ज्यादातर जो है जिसके नॉलेज है वो आगे नहीं आ सकते, क्या उनको पीछे वाले कोई पार्टी वाले बिठा देते पीछे। जी, अनएम्प्लॉयड मिल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर्स है, उसको ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए और सब जो पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि करप्शन घटेगा और जैसे कि यूथ के लिए कुछ सब्सिडीज या ऐसी कुछ अनेक स्कीम रखनी चाहिए, तो जिससे क्या होगा कि यूथ खुद आगे आए और उन लोगों को भी कंपनी डेवलप करने के लिए चांस मिले। जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। जैसे उद्योगों को जमीन दे रहे हैं लेकिन उनके पास से आप कमिटमेंट नहीं ले रहे, वो अपने अपनी राजकारण कर रहे हैं, अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं सब कुर्सी के लिए। अनएम्प्लॉयड के इसके लिए तो वो लोग कोई बोलते ही नहीं, कोई सोचते भी नहीं है वो लोग। हकीकत से रूबरू हो रहा है हमारा युवा। कोलकाता की जनता क्या राय रखती है, समय संवाददाता रजनीश कुमार ने उनसे बातचीत की। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ तमाम सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि बेरोजगारी की समस्याएं से जूझते हैं और ज्यादा परेशान होते हैं। क्या कुछ वस्तु स्थिति हम इन्हीं से जानते हैं। सीधे तौर पे जानेंगे क्या जो नेता हैं वो बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेते हैं, जिस तरह से बेरोजगारी नहीं लेते हैं। आप बताएं। नहीं लेते क्योंकि बेरोजगारी तो अपना पॉकेट ही देखते रहता है हमेशा, कहीं से भी पैसा अपना घर के लिए रखेंगे या बेरोजगार को देखेंगे। यदि कोई जाता है कुछ काम के लिए तो पहले उनसे भी बोलेगा कि हमको इतना कमीशन चाहिए तभी आपका ये होगा, तो कहाँ से बेरोजगार लोग ठीक ये होगा। क्या बेरोजगारी के मुद्दे को नेता गंभीरता से लेते हैं? नहीं लेते। क्या लगता है आपको? मुझको लगता है कि नेता कुछ लेते ही नहीं, अपने आप ही का भरते भरते टाइम ही नहीं मिलता कि दूसरा को देखे। अभी भारत वर्ष में ऐसा हो गया जो रोटी कपड़ा मकान यही लेके सब डिस्कस करता है, लेकिन बेरोजगारी इसको कोई नहीं देखता है। इसको अनदेखी करके सब बोलता है सरकार बनाएंगे, अच्छा सरकार बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं कर पाता। राज्य सरकार बोलिए, देखिए यहाँ टीएमसी का गवर्नमेंट है लेकिन बेरोजगारी में इतना बेरोजगारी है, यहाँ कोई काम नहीं है किसी को, सब बोलता है जो फालतू गवर्नमेंट है। क्या आपको लगता है कि नेता जो है वो गंभीर है? नहीं, गंभीर नहीं है, वो अपने पॉकेट भरते हैं। अभी आप टेट एग्जाम का ले लीजिए हिस्सा, वहाँ पे रोजगारी दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में वो लोग उनसे 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तब उनको काम दे रहे हैं। मेरिट बेसिस पे तो आजकल कुछ रह ही नहीं गया है। जो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो फेल हो जा रहे हैं पैसा दिला के जॉब मिल जा रहा है उन लोग को। सरकारी नौकरी में घूस देने पड़ता है, हर सरकारी नौकरी में घूस देने पड़ता है। यहाँ किसी का मेरिट का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का ख्याल किया जाए, जो युवा है वो लोग का ख्याल किया जाए, बेरोजगारी से हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग जैसा पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा जगह जाना चाहते हैं वो बात हम लोग का सरकार देखे या हम लोग का काम करके दिखाए सरकार। जाने माने अर्थशास्त्री मुनीर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलम साहब, काफी अहम जानकारी आपसे पहले भी मिल पा रही थी, आपसे जानना चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और अगर यूं ही बेरोजगारी का स्तर बढ़ता रहा तो ये देश आखिरकार कहां जाके रुकेगा? ये बड़ा मेजर इशू है। जैसे आपने अभी स्किल फॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात की जी, कहीं मिसमैच है मार्केट में और जो हम जिस तरह के स्किल हम डेवलप कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह का हम कैपिटल एफडीआई ले आ रहे हैं और जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम ले आ रहे हैं बाहर से और जिस तरह का हम अपने यहाँ स्किल डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसमैच है। इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के होने चाहिए उस तरह के नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपने एजुकेशन और हायर एजुकेशन की बात की। हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग इनरोलमेंट की बात करते हैं। सो साहब ने अभी बताया और बिल्कुल सही बताया कि साहब हमारे यहाँ एनरोलमेंट बहुत बढ़ गया, लेकिन आप ये प्रथम और ये सारे जो सर्वे एजेंसीज हैं हर साल ये सर्वे करती हैं और ये बताती हैं कि 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो एक बहुत ही एलिमेंट्री किस्म की या अपना सही तरह से नाम लिखना या अपने शहर का नाम, ये उनके लिए पॉसिबल। जी। मसला ये है कि जब आप का लोअर लेवल एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जब वो इस तरह का होगा तो वो हायर एजुकेशन में जाए, क्योंकि लड़का तो वही है, लड़की तो वही है, आदमी वही है जो कि
नीचे से ऊपर की तरफ जाती जी। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी यहाँ क्वालिटी। आलम साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम और गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहे। मुनीर आलम साहब बहुत शुक्रिया, सलमान सोज साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रवीण शंकर कपूर साहब नेता भारतीय जनता पार्टी की आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रिचा आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। लबोलबाब ये कि नौकरियां नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो दावे कर रही हैं, कांग्रेस कह रही है 10 करोड़ रोजगार देंगे, बीजेपी कह रही है 8 करोड़ देंगे, उसी राह पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और तमाम और पॉलिटिकल पार्टी चल रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग जनता को कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत काम करना पड़ेगा इस चीज को लेकर, और इसके लिए रोड मैप किसी के पास नहीं है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन सी जादू की छड़ी इन लोगों के हाथ में लगेगी, इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में लगेगी, जिससे 10 करोड़ 8 करोड़ रोजगार जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। सहारा नानू, कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। शी इज माई गर्लफ्रेंड वेरोनिका। बेटा, जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाओ, मुझे ममता की बहुत जरूरत है। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टे। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है पार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए ट्यूबर का वादा डबल से भी ज्यादा। मार्केटिंग इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान इन रिच मसाले। ऑफ इंडिया MTH.com। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट ED विटामिन ऑयल एंड सोप, लगा लो से सावधान ED विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लक्ष्मी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। RPO चना मसाला। टाइसॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट आर सिस्टम और वाटर प्योरीफायर। और डॉक्टर अमृतलाल ईश्वर मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी।
आरक्षण पर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, पूछा 9 अप्रैल तक बताएं किस आधार पर कैबिनेट ने लिया फैसला। नरेंद्र मोदी ने केंद्र पर लगाया जानबूझकर उनके हेलीकॉप्टर को रोकने का आरोप, चुनाव आयोग से की जांच की मांग। अरविंद केजरीवाल ने साधा नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना, कहा मोदी ने की थी गैस के दाम बढ़ाने की सिफारिश। कुमार विश्वास के निशाने पर स्मृति ईरानी, कहा राजनीतिक अभिनेताओं से ऊब चुकी रायबरेली। स्मृति बोली, आप है कांग्रेस की बी टीम। दिल्ली के लोगों के लिए महंगाई का डबल झटका, आज से बिजली पानी पर सब्सिडी खत्म, चुकाना होगा पूरा बिल, हाईकोर्ट का दखल से इनकार। और राजीव गांधी के हत्यारों पर उम्र कैद का फैसला रहेगा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका ठुकराई। लोकसभा चुनाव में आजकल शेर भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इसी शेर को लेकर एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं। आप भी देखिए किस तरह से एक दूसरे पर दोनों नेता चुटकी ले रहे हैं। हमने उनको लायन दिए, हमने सोचा इसको देख करके कुछ दम उनमें आ जाए, लेकिन गुजरात के शेर को संभालना उनके बस का रोग नहीं है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि भाई ये शेर से डर लग रहा है, उसको तो पिंजरे में ही रखना पड़ेगा। नेताजी, आपके सुपुत्र मुख्यमंत्री जी, आपकी बहू जी, आपके भाई साहब, पूरा परिवार एक बार गिर के जंगलों में आइए। हमारे यहां शेर कैसे जंगलों में बेखौफ घूमता है, हमें उसे पिंजरे में बंद नहीं करना पड़ता। जो अभी चिड़ियाघर के पिंजड़े में है, एक बार हम और चौधरी साहब मिलने भी गए थे, और आप जानते हो अच्छा हम और चौधरी साहब मिलने गए थे, और आपको याद होगा आपके बहुत सारे साथी भी थे हमारे साथ। तो जो प्रेस नोट भेजा था वो सही प्रेस नोट था, और ये सच है, यही हुआ था वहां। क्योंकि जब हम पहुंचे वहां, तो चौधरी साहब हम लोग जब पहुंचे वहां पे शेर देखने, तो हमने ही पूछा, वहां बहुत सारे पत्रकार साथी भी थे, कि भाई भाषा हम लोग तो नहीं समझते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट के और ये जो वन विभाग के और निगम के अधिकारी हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें तो भाषा समझ में आती है। तो जब मैंने पूछा तो वहीं के अधिकारियों ने कहा कि शेर आपका स्वागत कर रहे हैं। तो गलत क्या कहा उन्होंने? तो जब शेर दहाड़े तो उन्होंने स्वागत किया, और जब जाने लगे तब भी दहाड़े तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अच्छा क्या देख के। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बड़े ही मनोरंजक अंदाज में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर हमला बोला। मोदी ने इस दौरान रैली में पहुंचने से पहले दिल्ली में हेलीकॉप्टर की उड़ान में हुई देरी को विरोधियों की साजिश करार दिया। चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जब बरेली आए तो उनको झुमका भी याद आ गया, लेकिन बड़ी ही चतुराई से उन्होंने झुमके को राजनीतिक दलों के नाम के साथ कुछ इस अंदाज में जोड़ दिया। बरेली में झुमका नहीं गिरना है, अब बरेली में सबका गिरना है। सपा, बसपा, कांग्रेस, सबका गिरना तय है। जनता का मनोरंजन कराते हुए राजनीतिक दलों पर हमला करने का मोदी का ये अंदाज निराला रहा।
शब्दों की बाजीगरी दिखाते हुए मोदी ने बरेली की तुलना रायबरेली से भी की। एक तरफ देख लीजिए रायबरेली का हाल क्या है और दूसरी तरफ हमारे संतोष जी को बरेली में काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने रायबरेली से बरेली को कैसा बेहतर बनाया है ये देख लीजिए। बरेली की रैली में देरी से पहुंचने पर मोदी ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं 9:30 बजे से बैठा था